हेलो बच्चों। तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो आज से हम लोगों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेशन शुरू हो रहा है। इस चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। क्लास 11th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला लेक्चर है। ध्यान से चीज़ों को समझेंगे। जब तक IUPAC नोमेनक्लेचर आपका क्लियर नहीं होगा तो आपको ऑर्गेनिक का जो हाइड्रोकार्बन अगला चैप्टर है उसमें दिक्कत होगा। इन दोनों चैप्टरों को एक साथ मिलाकर GOC कहा जाता है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अल्टीमेटली आप समझिए कि सर GOC स्टार्ट कर रहे हैं आज। जिन बच्चों का लेक्चर छूटा हुआ है वो यहाँ से कवर अप करेंगे। जो बच्चे क्लास किए हैं वो दोबारा यहाँ से देखकर रिवाइज कर सकते हैं। जिन बच्चों का लेक्चर कंप्लीट है, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है नोमेनक्लेचर का, उनको ये वीडियो देख करके समय बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक मतलब होता है लिविंग थिंग्स, और लिविंग थिंग्स के अंदर पाए जाने वाले कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है। इस चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। प्रिंसिपल्स का स्पेलिंग यहाँ देखिएगा क्या लिखा हुआ है, ये इस चैप्टर का नाम है। इसमें हम लोग सबसे पहले सीखेंगे आज की क्लास में IUPAC नोमेनक्लेचर। ऐसा नहीं है कि आज आप पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं, इसके पहले भी आप लोगों ने 9th 10th में IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ा है, पर वो थोड़ा कम था, अब थोड़ा एडवांस में आएगा। सबसे पहले सवाल आता है IUPAC नोमेनक्लेचर। किसका IUPAC नोमेनक्लेचर सर? तो हाइड्रोकार्बन्स का। किसका नोमेनक्लेचर? हाइड्रोकार्बन्स का। अब सबसे पहला सवाल आता है कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। तो आप ये कहेंगे कि सर कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। सही बात है, पर थोड़ा इसमें एरर है। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोकार्बन में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं मुख्य रूप से होते हैं, पर उसके अलावे भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स भी पाए जा सकते हैं, कुछ P ब्लॉक के एलिमेंट्स भी पाए जा सकते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स का अगर हमसे डेफिनेशन पूछा जाए तो हम कहेंगे कंपाउंड विच कंटेन मेनली, जो मुख्य रूप से क्या कंटेन करता है, कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड सम अदर एलिमेंट्स एंड सम अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव मतलब कमी, जिसके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जैसे कि सच एज फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है। इस तरह के इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स भी कुछ मात्रा में पाए जा सकते हैं। मुख्य रूप से कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, उसके अलावे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स भी इस कंपाउंड में पाए जा सकते हैं। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव मतलब कमी, जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वैसे एलिमेंट्स को इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। जैसे ग्रुप 15 के एलिमेंट्स, इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होगा, 3 की कमी है। ग्रुप 16 एलिमेंट्स, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। ग्रुप 17 एलिमेंट्स, जिनको हम हैलोजेंस भी कहते हैं, आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इसकी वैलेंसी 1 होगी। तो ये सब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कहे जाएंगे। IUPAC के बारे में बात करते हैं तो IUPAC का पूरा नाम है, I का मतलब होता है इंटरनेशनल, U का मतलब होता है यूनियन फॉर, P का मतलब होता है प्योर, A का मतलब होता है प्योर एंड, A का मतलब होता है अप्लाइड, और C का मतलब होता है केमिस्ट्री। तो IUPAC का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है
जो अमेरिका के शहर शिकागो में विकसित हुआ है, वहीं बना है ये, इसका हेडक्वार्टर वहीं पे है, और वहीं से ये किसी भी कंपाउंड का नाम रखने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। कोई भी कंपाउंड है उसका नाम ग्लोबली यही डिसाइड करता है, किसी भी कंट्री के लोग ये जो नाम रखेगा उसी को फॉलो करना है। अलग अलग देश में अलग अलग भाषाएं हैं, तो अलग अलग कंपाउंड को अलग अलग नामों से जाना जाएगा। तो कोरोना जैसा जो इंटरनेशनल या ग्लोबल पैंडेमिक आया था, तो उसके लिए अगर दवाई विकसित करना हो तो सभी देश के साइंटिस्ट को एक ही प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा, और आने के लिए सभी का भाषा एक जैसा होना चाहिए। नहीं तो कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है उसी कंपाउंड को, तो समझ में नहीं आएगा, तो जल्दी जल्दी दवा विकसित नहीं हो पाएगा। इसी तरह से एक उदाहरण मैंने दिया, इसीलिए किसी कंपाउंड का एक ही नाम होना ज़रूरी है। एक नाम रहने से इसकी समझ ज़्यादा विकसित होती है। बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक ही कंपाउंड होना, नाम एक ही होना ज़रूरी है। चलिए, अब इसको समझने के लिए इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। चला जाए, या वीडियो पॉज करके भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, नोट्स बनाते जाइएगा। अब इसको समझने के लिए कुछ बेसिक शब्दों को आपको समझना पड़ेगा। एक कार्बन को बच्चों हम लोग मिथ कहते हैं, 2 कार्बन के चेन को हम लोग इथ कहते हैं। IUPAC में 3 कार्बन को बच्चों हम लोग प्रोप कहते हैं, 4 कार्बन को हम लोग ब्यूट कहते हैं, 5 कार्बन को हम लोग पेंट कहते हैं, 6 कार्बन को इसी प्रकार से हेक्स कहते हैं, 7 कार्बन को हम लोग इसी प्रकार से हेप्ट कहते हैं, 8 कार्बन को बच्चों ऑक्ट कहा जाता है, 9 कार्बन को प्यारे नॉन कहा जाता है, 10 कार्बन को डेक या डेकेन कहा जाता है। यहाँ तक आप जानते हैं। इसी प्रकार अगर 11 कार्बन रहेगा 11, तो उसको अनडेक कहिएगा, 12 को डूडेक, 13 को ट्राइडेक, है ना, टेट्रा को ट्राइडेक, 14 को टेट्राडेक, पेंटाडेक, चलता जाएगा। इसी प्रकार जब 20 में आइएगा तो 20 को आइकोसेन कहिएगा। क्या कहिएगा? आइकोसेन। जैसे 10 को डेकेन कहा जाता है, वैसे ही 20 कार्बन के चेन को आइकोसेन कहा जाता है। चलते हैं आगे, 10 तक में आपका काम चल जाएगा, डेकेन तक जहाँ तक आप जानते हैं उसको रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन और 10 को डेक कहा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये बात सत्य है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स जब हम लोग पढ़ रहे थे तो 7 को सेप्ट कहा जाता था, 9 को एन ENN कहा जाता था, है ना, पर यहाँ पर वो चेंज है, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री था, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ ही साथ आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इसको एल्केन कहना है। क्या कहना है? एल्केन। एल्केन का दूसरा नाम पैराफिन्स भी होता है, क्योंकि ये बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। ये 2 शब्दों के मिलने से बना है, पारा प्लस एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब होता है रिएक्टिविटी, एफिनिटी का मतलब क्या होता है? रिएक्टिविटी। और पारा का मतलब होता है लिटिल या लेस। पारा का मतलब क्या होता है? लिटिल या लेस, है ना। और एफिनिटी मतलब रिएक्टिव, यानी एल्केन बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, ये स्टेबल होते हैं। इसका जनरल फार्मूला की अगर बात करी जाए तो इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। अगर यहाँ पर कार्बन जो सिंगल बॉन्ड से बंधे हैं उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाएगा तो सिंगल बॉन्डेड कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। S कैरेक्टर पूछा जाएगा तो 25% यहाँ पर कार्बन का S कैरेक्टर है। सर ये वाला बोले ना सर, ये वाला नहीं समझ में आया सर। सर क्या कह रहे हैं ना, सर कह रहे हैं कि यदि कार्बन और कार्बन ये सिर्फ कार्बन सिंगल बॉन्ड से बंधा है तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। ये हमने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में 4 में पढ़ा है। अब यहाँ पर टोटल 4 ऑर्बिटल है, S का 1 ऑर्बिटल और P का 3, टोटल 4 है। S का 1 और P का 3, टोटल 4 है। और परसेंटेज की दुनिया में टोटल 100 होता है, तो 100 को 4 से भाग देंगे, डिवाइड करेंगे तो 25% S का कंट्रीब्यूशन आएगा और 25, 25, 25 P 3 बार है, इसीलिए 75% P का कैरेक्टर आएगा। यहाँ से निकल कर आया 25% S कैरेक्टर। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो जो कार्बन सिंगल बॉन्ड से बंधा होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है और उसका जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है। इसी प्रकार से अगर हम एल्कीन के बारे में बात करेंगे तो ये एल्कीन, ये हो गया एल्केन के बारे में। ये टेबल ध्यान से लिखिएगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड को बच्चों एल्कीन कहा जाता है। एक बात और याद रखिएगा, एल्केन जो सिंगल बॉन्ड से बंधा होता है उसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। तो ये जो एल्केन है ये सिंगल बॉन्ड से बंधा है, इसको कहा जाएगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड का मतलब होता है स्टेबल, लिखते जाइएगा। सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? स्टेबल। और एल्कीन को बच्चों हम लोग जैसे इसको पैराफिन्स कहते हैं वैसे ही इसको क्या कहा जाता है? ओलेफिन्स कहा जाता है। ओलेफिन्स का मतलब क्या होता है सर? तो ओलेफिन्स का मतलब होता है ऑयल फॉर्मिंग। जितने भी फैट्स होते हैं, ऑयल्स होते हैं, तेलीय पदार्थ जो होते हैं वो सब बेसिकली एल्कीन होते हैं। ठीक है, और इसको क्या कहा जाता है? डबल बॉन्ड आ गया या ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो उसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? जैसे ही एक बॉन्ड बढ़ा तो दोनों कार्बन का एक एक बॉन्ड बढ़ गया तो 2 हाइड्रोजन कम हो जाएगा। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 था, +2 को हटा देना है। एक बॉन्ड बढ़ने से दोनों कार्बन से एक एक हाइड्रोजन कम हो गया, तो एक बॉन्ड बढ़ेगा तो 2 हाइड्रोजन कम हो जाएगा, इसीलिए 2n+2 की जगह पे 2n हो जाएगा। और जो कार्बन डबल बॉन्ड से बंधा होता है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। अगर हम पूछें sp2 का हाइब्रिडाइजेशन का s कैरेक्टर क्या होगा तो आप कहेंगे 33.3% यहाँ पर s कैरेक्टर है और 66.6% यहाँ पर क्या है? तो p कैरेक्टर है। कैरेक्टर लिखा हुआ है ये, ठीक है। इसी प्रकार से एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया। अब बारी आती है एल्काइन की। तो कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो इसको एल्काइन कहा जाता है, और यह भी एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अनस्टेबल कंपाउंड है। ठीक है, एक बॉन्ड यहाँ पर और बढ़ गया, जैसे यहाँ पैराफिन्स है, ओलेफिन, इसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है। यहाँ पर इसका एक बॉन्ड बढ़ गया तो 2 हाइड्रोजन और कम हो जाएगा। तो 2 कम कैसे होगा? तो यहाँ -2 इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। CnH2n+2 था, 2 कम होके 2n हो गया, 2 और कम होके -2 हो गया। और यहाँ जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से बंधा है तो इस कार्बन का इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर sp हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये sp हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। ये sp का मतलब क्या हो गया? 50% यहाँ पर s कैरेक्टर हो जाएगा और 50% यहाँ पर p कैरेक्टर हो जाएगा। कैरेक्टर लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान देंगे। कैरेक्टर, s कैरेक्टर और p कैरेक्टर, ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। इसी प्रकार एक चीज और होता है बच्चों, जनरल फॉर्मूला अल्काइल ग्रुप का। देखिए, अगर मान लीजिए एल्काइल है, एल्काइल मतलब होता है ब्रांच। एल्काइल का मतलब क्या होता है? ब्रांच होता है। एल्काइल ग्रुप को हम लोग ब्रांच कहते हैं या सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ब्रांच। इसको भी लिख लीजिएगा, ब्रांच, या इसी का दूसरा नाम होता है सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, और इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+1, और ये भी सिंगल बॉन्ड से बंधा है तो इसीलिए इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3। क्या हो जाएगा? sp3। तो ये टेबल को बना लीजिएगा और इसको भी नोट डाउन करिएगा। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एल्केन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एल्कीन, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन। ब्रांच को एल्काइल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट कहा जाता है। वीडियो को पॉज करके इसको यहाँ तक पहले नोट्स बनाइए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे चलिएगा। मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? वीडियो पॉज करके नोट्स बनाइए पहले, हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 10 मिनट ही पढ़िए पर सॉलिड पढ़िए। चलिए आगे चलते हैं, अब चला जाए। ठीक है, अब आते हैं नाम की तरफ। देखिए, मान लीजिए आपके पास अच्छा एक बात और समझिए, वैलेंसी ऑफ कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। अगर हमसे पूछा जाए वैलेंसी ऑफ कार्बन क्या होता है सर, तो हम कहेंगे 4। वैलेंसी का मतलब क्या होता है सर? तो वैलेंसी का मतलब होता है ज़रूरत, या तो इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत या इलेक्ट्रॉन देने की ज़रूरत। एक्चुअली कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, 2,4। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन? अगर हमसे पूछा जाए कि कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है सर, वैलेंस सेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। वैलेंस सेल मतलब आउटर मोस्ट। देखिए, किस कोई भी एटम है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट को वैलेंस सेल कहा जाता है। सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट को वैलेंस शेल कहा जाता है, या इसको आउटर मोस्ट शेल भी कहते हैं, या इसको अल्टीमेट सेल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
आउटर मोस्ट शेल, या इसी का एक और नाम होता है अल्टीमेट सेल। और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, या आउटर ऑर्बिट को ही सेल कहा जाता है, ठीक है। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन को ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास कितना है, 4। होना कितना चाहिए था, ऑक्टेट रूल के हिसाब से, अष्टक नियम के हिसाब से किसी भी एटम के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तब वो स्टेबल होता है। उस हिसाब से इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, जो कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और इसकी वैलेंसी कितनी है, 4। तो जितना किसी भी एटम की वैलेंसी होती है वो उतना ही बॉन्ड बनाता है। इसको 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो इसको पूरा करने के लिए ये 4 बॉन्ड बनाएगा। 4 बॉन्ड ये ऐसे भी बना सकता है, 4 अलग अलग हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करके कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है, या फिर ये 4 बॉन्ड ऐसे भी बना सकता है ऑक्सीजन के साथ शेयरिंग करके, या फिर ये 4 बॉन्ड ऐसे भी बना सकता है नाइट्रोजन के साथ इधर 3 और इधर हाइड्रोजन के साथ 1। तो कहने का मतलब है कार्बन, अच्छा कार्बन कभी भी 4 बॉन्ड तो बनाता है, पर कभी भी सेम एटम के साथ 4 बॉन्ड नहीं बना सकता, ये गलत है। क्यों ये गलत है, क्योंकि आप उसको ऐसे समझिए शॉर्ट में अभी कि एक्सिस 3 ही होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो जब एक्सिस 3 है तो सेम एटम के साथ 4 बॉन्ड नहीं बना सकता है। और वैसे भी कार्बन का p ऑर्बिटल भाग लेता है, और आपको पता होना चाहिए कि p सबसेल के पास 3 ही ऑर्बिटल होते हैं, px, py एंड pz। इसी कारण से ये 3 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता है सेम एटम के साथ। 4 बना सकता है, ऐसे बना सकता है, ऐसे बना सकता है, ऐसे बना सकता है, पर सेम एटम के साथ 4 नहीं बना सकता है, क्योंकि एक्सिस 3 होते हैं, x, y और z। और p सबसेल के पास भी 3 ही ऑर्बिटल है, px, py एंड pz। तो डम्बेल शेप 3 ही है, x एक्सिस के अलॉन्ग, y एक्सिस के अलॉन्ग और z एक्सिस के अलॉन्ग, है ना। चलिए, तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आगे चलेंगे, अब आपको बात समझ में आएगा। और हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो वो ड्यूप्लेट रूल को फॉलो करता है। ड्यूप्लेट यानी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक की कमी इसको भी है और एक की कमी इसको भी है, तो दोनों शेयरिंग करके बॉन्ड बनाया। और शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब समझते हैं, चले इसको आगे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, देखिए अब मान लीजिए आपके पास है मीथेन, CH4 मीथेन। इसको एक कार्बन को मिथ कहा जाता है और सिंगल बॉन्ड है, इसलिए मीथेन कहा जाएगा। इसका जो स्ट्रक्चर होता है हम लोग जैसे बनाते हैं ऐसे, ये हम लोग कॉपी पे समझने के लिए बनाते हैं, पर मीथेन का ये एक्चुअल ज्योमेट्री नहीं है, ये गलत ज्योमेट्री है। मीथेन का ज्योमेट्री कैसा होगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगा। टेट्राहेड्रल कैसा, कैमरा के स्टैंड की तरह, ट्राइपॉड स्ट्रक्चर, 2 हाइड्रोजन बाहर, 1 हाइड्रोजन बोर्ड के अंदर, 1 हाइड्रोजन प्लेन पर। और यहाँ पर ये जो एंगल है हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में, ये होता है 109.28 डिग्री या 109 डिग्री 28 मिनट। इसको कहा जाता है टेट्राहेड्रल एंगल। तो ये भी पता होना चाहिए, मीथेन का स्ट्रक्चर जो हम लोग बनाते हैं कॉपी में ऐसा बनाते हैं, 9th 10th पे भी ऐसा ही बनाए होंगे आप, पर ऐसा नहीं होता है। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, VSEPR थ्योरी क्या कहता है कि कॉर्नर एटम को जितना संभव हो सके उतना दूर रखना है, सो दैट उनके बीच में रिपल्सन कम से कम हो और मॉलिक्यूल ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल बना रह सके। इसीलिए कॉर्नर एटम्स को ऐसे 90 डिग्री पर ना रखकर 90 से ज़्यादा 109.28 डिग्री पर रखा जाता है। इसको टेट्राहेड्रल एंगल कहा जाता है। आपको याद रखना चाहिए, इसको हम 109 डिग्री 28 मिनट भी कह सकते हैं। 60 मिनट का 1 डिग्री होता है, 60 मिनट का 1 डिग्री होता है। अगर यहाँ ये 28 के जगह पर 60 हो जाता तो 110 डिग्री हो जाता है। ये जैसे 60 मिनट का 1 घंटा होता है, वैसे ही 60 मिनट का 1 डिग्री होता है। तो ये 109.28 है, इसका मतलब इसमें थोड़ा सा कमी है, कुछ और मिल जाएगा तो 160 जैसे ही हो जाएगा डेसिमल के बाद, तो 110 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, 60 मिनट, इसको मिनट पढ़ा जाता है, इसको मिनट, 60 मिनट का 1 डिग्री होता है। तो मीथेन का ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होता है। यहाँ 4 कोवैलेंट बॉन्ड हैं, कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करके बॉन्ड बनाया है। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अब हमारे पास आता है, मान लीजिए 2 कार्बन का चेन है, CH3 CH3। कार्बन को 4 बॉन्ड बनाना है। यहाँ पर भी कार्बन 4 बॉन्ड बना रखा है, 3 हाइड्रोजन के साथ और 1 बॉन्ड कार्बन के साथ। ये 2 कार्बन का चेन है। 2 कार्बन को क्या कहा जाता है, इथ,
और सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन में यानी एल्केन है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेन हो जाएगा। देखिए इसको आप ऐसे लिख सकिए, इसका मतलब ये हुआ CH3 का मतलब ऐसे हुआ और CH3 का मतलब ऐसे हुआ। कार्बन यहाँ CH4 मत कर दीजिएगा, 4 कर दीजिएगा तो कार्बन 5 बॉन्ड बना लेगा ना। जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि तुम अगर गधा जैसा ऐसे लिख दोगे CH4 2 कार्बन बना के इथेन, तो ये कार्बन 5 बॉन्ड ना बना लिया, एक बॉन्ड तो कार्बन के साथ और 4 हाइड्रोजन के साथ 5, तो ये गलत ना हो गया। तो अगर 2 कार्बन का चेन बनाना है तो इस तरह से बनाना है, ठीक है। इसी प्रकार से मान लीजिए 3 कार्बन का चेन बनाना है, तो बीच वाले कार्बन पे एक और हाइड्रोजन कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बीच वाला कार्बन दाहिना से भी बॉन्ड बना रखा है और बायां से भी बॉन्ड बना रखा है। तो इसका मतलब ये कार्बन पहले से 2 बॉन्ड बना रखा है, तो इसको और 2 बॉन्ड की ही आवश्यकता है, इसीलिए 2 ही हाइड्रोजन ये अपने पास रखेगा। और किनारे किनारे वाले जो कार्बन है वो एक एक बॉन्ड बना रखे हैं, तो इनको और 3 बॉन्ड की आवश्यकता है, इसीलिए 3 हाइड्रोजन वहाँ जुड़े हैं। इसका जनरल फॉर्मूला, इसका 3 कार्बन का चेन है तो 3 को क्या कहा जाता है, प्रोप, मिथ इथ प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन का ANE जोड़ देना है, ठीक है। इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C3, 3 हाइड्रोजन है इसलिए 3, 2 3 3 6 और 2 8 हाइड्रोजन। क्या ये एल्केन के जनरल फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है, देखिए एकदम करेगा। N का मतलब है कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या N का वैल्यू कितना है 3, तो 3 N के जगह पे 3 रख दीजिए तो 3 2s are 6 + 2 8 हो जाएगा। तो ये एल्केन के जनरल फार्मूला को फॉलो कर रहा है। तो ये हो गया प्रोपेन, ये हो गया इथेन। ये सब गैसेज है, रूम टेम्परेचर पर ये सब गैस रहता है, लोअर हाइड्रोकार्बन ये सब कहे जाते हैं। नोट डाउन कर लीजिए, आगे चलेंगे। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए 4 कार्बन का चेन है, CH3 CH2 CH2 CH3, ब्यूटेन, और यही हमारे घर में LPG गैस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। 4 कार्बन है इसीलिए इसको ब्यूट कहते हैं, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए ब्यूटेन कहते हैं। ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हमारे घरों में जो ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है वो यही वाला गैस होता है ब्यूटेन। इसमें अलग से एक केमिकल मिलाया जाता है मरसेप्टेन, ताकि इसके स्मेल का पता चल सके और एक्सीडेंट को अवॉइड किया जा सके। मरसेप्टेन इसमें केमिकल ऐड किया जाता है और तब जाकर के LPG बनता है। मरसेप्टेन में गंध बहुत तेज होता है, ब्यूटेन का गंध नहीं होता है, पर उसको गंध बनाने के लिए, उसमें ऑर्डर बढ़ाने के लिए, स्मेल को तेज करने के लिए उसमें केमिकल ऐड किया जाता है मरसेप्टेन, ठीक है। तो 4 कार्बन का चेन है इसीलिए इसको ब्यूट कह रहे हैं, सिंगल बॉन्ड है यानी एल्केन है इसलिए इसको ब्यूटेन कह रहे हैं। अब 5 कार्बन का इसी प्रकार अगर चेन हो जाएगा, CH3 CH2 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 और फाइनली CH3, तो 5 कार्बन का चेन है तो उसको क्या कह दीजिएगा, 5 है तो पेंट, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो ये हो गया पेंटेन। ये एकदम सिंपल नोमेनक्लेचर है, ये आप लोग जानते हैं। अब जो कंपाउंड आएगा वो ब्रांच वाला आएगा, इसमें ब्रांच भी होंगे, तो इसको नोट डाउन करिए, ब्यूटेन पेंटेन। चले आगे, अब आएगा नोमेनक्लेचर कंपाउंड विथ ब्रांच, कंपाउंड विथ ब्रांच आएगा, ठीक है। तो आगे हेडिंग दीजिएगा कंपाउंड कंटेनिंग ब्रांचेज, कंपाउंड कंटेनिंग ब्रांचेज। ऐसे कंपाउंड अब हम लोग कंसिडर करेंगे जिसमें ब्रांच आता हो। तो ब्रांचेज वाले कंपाउंड जब हो तो उसका नाम कैसे लिखा जाता है, मान लीजिए आपके पास है CH3 और इस वाले कार्बन पर एक ब्रांच लग गया है, ऊपर या नीचे कुछ लटका हुआ है तो उसको ब्रांच कहेंगे। जब भी कभी ऐसा कंपाउंड आए तो 4 कार्बन को मिलाकर सीधा सीधा ब्यूटेन नहीं लिख देना है। अगर कोई बच्चा इसका नाम ब्यूटेन लिख देगा तो गलत हो जाएगा। इसका IUPAC नेम क्या होगा, सबसे पहला काम क्या करना है, यू हैव टू सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन, सबसे लंबा चेन, 1 2 3, 3 का पेरेंट चेन ऐसे भी बना सकते हैं, 1 2 3, 3 का चेन ऐसे भी बना सकते हैं, 1 2 3, 3 का सीधा सीधा भी पेरेंट चेन बना सकते हैं। सॉरी, मैं ये कह रहा हूं कि लॉन्गेस्ट चेन बनाना है, चेन टेढ़ा मेढ़ा भी हो चलेगा पर लॉन्गेस्ट होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। आप कलम को उठाना नहीं है, 1 2 3, 3 कार्बन का ये लॉन्गेस्ट चेन बन गया। तो जो 3 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन बना इसको कहा जाता है पेरेंट चेन। क्या कहा जाता है, पेरेंट चेन। पेरेंट मतलब मुख्य चेन, और जो इस चेन का हिस्सा नहीं बन पाया, ये वाला जैसे ये कार्बन नहीं हिस्सा बन पाया, तो इसको कहा जाएगा ब्रांच, या इसी का दूसरा नाम क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोलते हैं, बोल के सुनाइए, सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं इसको,
ठीक है। और ब्रांच को कहा जाता है एल्काइल, और ब्रांच पेरेंट चेन को कहा जाता है एल्केन। और जब भी किसी कंपाउंड का नाम लिखना हो तो हमेशा सीक्वेंस को याद रखिएगा, ये सीक्वेंस है, सीक्वेंस फॉर नोमेनक्लेचर, हमेशा इसी सीक्वेंस में बात करना है। सबसे पहले किसका नाम लिखना है, तो बी यानी पहले ब्रांच का नाम लिखना है ना। सबसे पहले किसका नाम लिखना है, ब्रांच का नाम लिखना है। जब ब्रांच का नाम हो जाए तब किसका नाम लिखना है, पेरेंट चेन का, उसके बाद लिखना है। और जब पेरेंट चेन का भी हो जाए तब किसका नाम लिखना है, सबसे लास्ट में। यदि उस कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप मौजूद है तो सबसे आखिरी में फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखा जाता है। आज के बाद हमेशा इसी सीक्वेंस को याद रखिएगा, BPF, यानी सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखना है, फिर पेरेंट चेन का नाम लिखना है, और फिर फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखना है। अब काउंटिंग करना है, पेरेंट चेन के कार्बन का काउंटिंग, पेरेंट चेन के कार्बन को काउंट करना है। किधर से करना है, तो उधर से करना है जिधर से ब्रांच नज़दीक आए। तो इधर लेफ्ट हैंड साइड से भी करेंगे तो सेकेंड कार्बन पर ही ब्रांच आएगा, और अगर राइट हैंड साइड से काउंटिंग करेंगे तो भी सेकेंड कार्बन पर ही ब्रांच आएगा। तो LHS भी काउंटिंग कर सकते हैं, RHS भी कर सकते हैं। तो मान लिया हमने लेफ्ट हैंड साइड से काउंटिंग किया, 1 2 और 3। अगर इधर से शुरू किए हैं तो पूरा इधर से ही करना है, आधा इधर से और आधा इधर से नहीं करना है। अगर इधर से शुरू हो गए तो पूरा लास्ट तक इधर से ही चलना है, ठीक है। अब नाम लिखना है तो मिथाइल ब्रांच का नाम अलग से लिखना है, एक कार्बन का ब्रांच है और एक कार्बन को मिथ कहते हैं, और ये ब्रांच है, ब्रांच को एल्काइल कहते हैं, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल। अल्फाबेट और डिजिट के बीच में डैश लगाना है। 2 मिथाइल का मतलब 2 बार मिथाइल नहीं, 2 मिथाइल का मतलब सेकेंड कार्बन पर मिथाइल ब्रांच लगा है। पहला अक्षर कैपिटल होगा, अल्फाबेट और डिजिट के बीच में डैश होगा, 2 मिथाइल। पहले ब्रांच का नाम लिखना है, ब्रांच है मिथाइल, सेकेंड कार्बन पर लगा है इसलिए 2 मिथाइल, ब्रांच हो गया। अब पेरेंट चेन की बारी है, 3 कार्बन का चेन है तो 3 कार्बन को प्रोप कहा जाता है, कैपिटल बीच में नहीं लिखना है, और सिंगल बॉन्ड है यानी एल्केन है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड सब है, तो इसका मतलब वो एल्केन है, और एल्केन है इसलिए लास्ट में क्या लिखते हैं, 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। तो इसका नाम हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन, ये इसका करेक्ट नेम है। ये ब्यूटेन अगर कोई लिखता है सबको मिला के एक साथ तो गलत हो जाएगा, ब्रांच को अलग लिखना है, पेरेंट चेन को अलग लिखना है। इसको नोट डाउन करिए तब आगे चलेंगे। हो गया, चले। अब देखिए, मान लीजिए कि यही कंपाउंड फिर से लेते हैं, CH3 CH3, इस बार 2 ब्रांच ले रहे हैं, CH3। सबसे पहले इस कंपाउंड को देखकर घबराना नहीं है, उसके बाद दूसरा काम है लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना, सबसे लंबा चेन खोजना है, लगातार होना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा हो चलेगा पर लगातार होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे लंबा चेन आपको कितने कार्बन का दिखाई दे रहा है, आप ठीक सोच रहे हैं। चाहे 3 कार्बन का चेन ऐसे ले सकते हैं, 3 कार्बन का चेन ऐसे ले सकते हैं, 3 कार्बन का चेन ऐसे ले सकते हैं, 3 का ऐसे ले सकते हैं, ऐसे ले सकते हैं, ऐसे ले सकते हैं। कोई भी बच्चा कोई भी पेरेंट चेन को सिलेक्ट कर सकता है, बस वो लॉन्गेस्ट चेन होना चाहिए। सबका आंसर सेम आएगा, ये नहीं सोचना है कि ये वाला लेना है, कि ये वाला लेना है, कि ये लेना है, कि ये लेना है। जो लेना है तुमको लो ना, स्वतंत्र है आप, सबका आंसर सेम ही आएगा। कोई बच्चा अगर 3 कार्बन का इसको पेरेंट चेन सेलेक्ट करेगा उसका भी आंसर सेम आएगा, कोई इसको पेरेंट चेन सेलेक्ट करेगा उसका भी आंसर सेम आएगा, कोई इसको सेलेक्ट करेगा उसका भी आंसर सेम आएगा, कोई इसको 3 कार्बन का चेन बनाएगा ऐसे तो उसका भी आंसर सेम आएगा। लोड नहीं लेना है ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन ये बन गया, और जो इस चेन का हिस्सा नहीं बन पाया, सर ने क्या कहा, उसको क्या कहना है, ब्रांच। तो ये हो गया ब्रांच और ये हो गया ब्रांच, ठीक है। ये 1 कार्बन का ब्रांच है तो ये हो गया मिथाइल ब्रांच। कौन सा ब्रांच हो गया, मिथाइल। आप लोग एल के बाद ई लिख देते हैं, एल के बाद ई क्यों लिखते हैं, मिथाइल नहीं लिखना है, मिथाइल लिखना है। ये भी 1 ही कार्बन का ब्रांच है इसलिए इसको भी क्या बोलेंगे, मिथाइल। अब काउंटिंग करना है किसका, पेरेंट चेन के कार्बन का, किधर से, उधर से जिधर से ब्रांच नियरेस्ट आए। तो इधर से भी करेंगे तो 2 ही का सेकेंड कार्बन पर ही दोनों ब्रांच आएगा, इधर से भी करेंगे तो सेकेंड कार्बन पर ही ब्रांच आएगा। तो ये कार्बन हो जाएगा 1 नंबर, और ये वाला कार्बन हो जाएगा 2 नंबर, और ये वाला कार्बन हो जाएगा 3 नंबर। तो नाम लिखना है, तो यहाँ पर 2 बार मिथाइल है और दोनों मिथाइल सेकेंड कार्बन पर ही लगा है, तो यहाँ लिखेंगे 2,2। इसके लिए भी 2 है, इसके लिए भी 2 है, तो 2 पर 2 बार है इसलिए 2,2 डाई मिथाइल,
दो पर दो बार है इसलिए टू टू दो बार, और मिथाइल दो बार है इसलिए डाई मिथाइल बोलना है। तो इसका नाम हो जाएगा टू टू डाई मिथाइल। और 3 कार्बन का चेन है, 3 कार्बन को क्या बोला जाता है? प्रोप। और सब में सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या हो जाएगा? प्रोपेन। टू टू डाई मिथाइल प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। अगर कोई 5 कार्बन का इसको पेंटेन लिख देगा, सीधा सीधा पेंटेन लिख देगा 5 कार्बन देखते हुए, तो उसका नाम गलत हो जाएगा। ये इसका करेक्ट नाम है। ठीक है, चलो इसको भी नोट डाउन करो। अब देखते हैं कंपाउंड लेते हैं। इसी प्रकार CH2 है, CH2, CH2, CH3, CH3, ये एक कंपाउंड हमारे पास है और हमें इसका नाम लिखना है। हड़बड़ाइए नहीं, आप पहले नोट डाउन करते जाइए, नोट्स प्रॉपर बनाते जाइए, तब आगे बढ़िए। खाली स्क्रीनशॉट मत लीजिए, नोट्स बनाते जाइए, वीडियो को पॉज करते जाइए प्रॉपर तरीके से। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है? आप कहेंगे सर 3 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है। अगर आप ये कहते हैं कि 3 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है तो आप गलत हैं। सर ने क्या सिखाया कि चेन लगातार होना चाहिए। यहाँ पर आपको 5 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन दिखाई देना चाहिए। अगर चेन के लास्ट और फर्स्ट कार्बन पर अगर ब्रांच लगा हुआ हो, चेन के अगर फर्स्ट और लास्ट कार्बन पर ब्रांच लगा हुआ हो, तो वो ब्रांच नहीं, वो पेरेंट चेन का ही हिस्सा बन जाता है। वो पेरेंट चेन का हिस्सा बन जाता है। यहाँ पर हम यहाँ से क्यों काउंट करेंगे? यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन बन रहा है। तो यहाँ पर ये इसको हम सेलेक्ट करेंगे पेरेंट चेन 5 कार्बन का। 2 कलर का पेन का इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर होगा आपको समझने के लिए। और 5 कार्बन का चेन है और इसमें कोई भी ब्रांच कहीं नहीं है, इसीलिए 5 कार्बन का चेन है, इसीलिए पेंट। और सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा है इसलिए पेंटेन हो जाएगा इसका नाम। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा कंपाउंड लेते हैं। मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है CH3, CH2, CH3 और CH3, ऐसे एक कंपाउंड दिया गया है, तो इसका नाम क्या होगा सर? तो लॉन्गेस्ट चेन बनाइए। सबसे पहला काम है लॉन्गेस्ट चेन बनाना। तो 1 2 3 4, 4 का चेन ऐसे भी बन सकता है। 1 2 3 4, 4 का चेन सीधा सीधा भी बन सकता है। तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे लॉन्गेस्ट चेन आपका 4 कार्बन का ये भी हो सकता है। कोई बच्चा नीचे आएगा तो भी गलत नहीं होगा, उसका भी आंसर सेम आएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर एक ब्रांच रह गया मिथाइल। अब काउंटिंग किधर से करें? इधर से करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, तो पहला दूसरा तीसरा कार्बन पर ब्रांच से भेंट होता है। और अगर इधर राइट साइड से काउंट करेंगे तो सेकेंड कार्बन पर ही ब्रांच आता है। तो उधर से काउंटिंग करना है पेरेंट चेन के कार्बन को जिधर से ब्रांच नियरेस्ट आता हो। तो ये हो जाएगा 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। इसका नाम कैसे लिखेंगे? BPF, है ना। सबसे पहले ब्रांच का नाम, तो ब्रांच कौन है? मिथाइल। कितने नंबर पर? सेकेंड कार्बन पर, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल। ब्रांच हो गया। अब 4 कार्बन का पेरेंट चेन है, तो पेरेंट चेन को ब्यूट कहेंगे, 4 कार्बन का है इसीलिए, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए ब्यूटेन कहेंगे। तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। नोट डाउन कर लीजिए इसको भी। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं तो कमेंट में यस टाइप करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद कंपाउंड चेंज करते हैं पैटर्न। मान लीजिए आपके पास कंपाउंड है CH3, CH, यहाँ पर CH3 ब्रांच लगा है, यहाँ पर भी CH3 ब्रांच लगा हुआ है, और ये हो गया CH3। इस कंपाउंड का हमको नाम लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहला काम क्या है? लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है। तो सबसे लंबा चेन आपको कितने कार्बन का दिखाई दे रहा है? आप देखिएगा जिस कार्बन पे ब्रांच लग जाता है वहाँ CH2 नहीं रहता है, वो कार्बन 4 बॉन्ड बना रखा है, एक बायां, एक दाहिना, एक नीचे, 3, तो एक घट रहा है इसलिए एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है। बताइए कितने कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन आपको दिख रहा होगा? तो सीधा सीधा अगर चले तो 4 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन बन रहा है, और ये दोनों जो शामिल नहीं हो पाया ये दोनों ब्रांच है। अब काउंटिंग किधर से करें सर? इधर से करेंगे तो 2 नंबर पर आएगा, इधर से भी 2 ही पर आ रहा है पहला बार ब्रांच। तो ये नहीं करना है कि आधा इधर से कर दिए आधा इधर से कर दिए, नहीं, गलत हो जाएगा। सर ने क्या सिखाया कि एक तरफ से ही काउंटिंग करिए, चाहे जिधर से करिए एक तरफ से करिए। तो ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका नाम लिखेंगे। ये नहीं कि 2 इधर से कर दिए, 1 2 इधर से भी 1 2 कर दिए और 2 2 डाई मिथाइल कर दिए, गलत हो जाएगा वैसे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2, 3, 2 पर भी मिथाइल है, 3 पर भी मिथाइल है,
तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2,3 डाइमिथाइल। 2 पर मिथाइल है, 3 पर मिथाइल है, इसलिए 2,3 डाइमिथाइल। इसके पहले वाले क्वेश्चन में दोनों मिथाइल 2 पर ही था, इसलिए 2,2 डाइमिथाइल लिखे थे। यहाँ पर एक मिथाइल 2 पर है, एक मिथाइल 3 पर है, तो 2,3 डाइमिथाइल। 2 डिजिट के बीच में कॉमा लगाना है, अल्फ़ाबेट और डिजिट के बीच में डैश लगाना है, पहला अक्षर कैपिटल रखना है, बीच में कहीं स्पेस नहीं देना है, बीच में कहीं कैपिटल नहीं घुसाना है। तो 2,3 डाइमिथाइल और 4 कार्बन का चेन है, इसलिए क्या हो जाएगा, ब्यूट, और सब में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। तो इसका नाम हो जाएगा 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। आशा करते हैं आप लोग को लिटिल लिटिल समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब एक क्वेश्चन आपको हम देते हैं ट्राई करने के लिए। बनाइए CH, यहाँ पर है CH3, यहाँ पर है CH, C2H5 लिखा हुआ है, और यहाँ पर लिखा हुआ है CH3। अब ये कंपाउंड आपको दिया गया है और आपको इसका नाम ट्राई करना है। चलो आपसे नहीं होगा, मैं बता देता हूँ। जब भी कभी C2H5 लिखा हुआ हो तो जैसे लिखा है उसको इथाइल समझने की भूल नहीं करना है। अगर उसको इथाइल समझने का भूल करिएगा तो आपको 4 ही कार्बन का पेरेंट चेन मिलेगा। इस कंपाउंड को ना, इसको अलग तरीके से लिखना है। ये जो C2H5 लिखा हुआ है, पहले इसको एक्सपैंड करना है। तो जब इसको एक्सपैंड करिएगा, खोलिएगा, खोल लेना है पहले CH3। यहाँ जो C2H5 लिखा हुआ है इसको आपको ऐसे खोलना चाहिए, CH2 CH3, और यहाँ पे CH3 ऐसे लगा हुआ है। अब देखिएगा आपकी विचारधारा जो है, देखने का नज़रिया जो है वो बदल जाएगा। अभी ऊपर वाले कंपाउंड में आपको 4 ही कार्बन का ब्रांच मिल रहा था ना, पेरेंट चेन। अब यहाँ देखिए C2H5 आपने खोला तो आपको 5 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन मिल रहा होगा। देख लीजिए, 1 2 3 4 ऐसे 4 का बन रहा था, 1 2 3 4 4 का बन रहा था, 1 2 3 4 5। अब आपको 5 का पेरेंट चेन मिलेगा, तो वो वाला पेरेंट चेन सेलेक्ट करना है। अब ये इसमें शामिल नहीं हो पाया तो ब्रांच, ये इसमें शामिल नहीं हो पाया तो ब्रांच। अब आप लोग बताइए इसका नाम क्या होगा। उधर से काउंटिंग करना है जिधर से ब्रांच नज़दीक आए, पेरेंट चेन के कार्बन को खाली काउंट करना है, ब्रांच को काउंट नहीं करना है, ब्रांच को अलग से लिखना है। इधर से करेंगे तो सेकेंड कार्बन पर ब्रांच से भेंट होता है, यहाँ से करेंगे तो पहला दूसरा तीसरा कार्बन पर पहला बार ब्रांच से भेंट होता है। तो जब जिधर से काउंट उधर से करना है जिधर से ब्रांच नज़दीक आए, तो 1 2 3, ये कार्बन 4 और ये कार्बन 5 हो जाएगा। अब ब्रांच का नाम लिखना है, मिथाइल ब्रांच है, कहाँ कहाँ पर है, 2 पर है और 3 पर है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, 2,3 डाइमिथाइल। क्या हो जाएगा इसका नाम, 2,3 डाइमिथाइल। और 5 कार्बन का चेन है, इसलिए 5 कार्बन को क्या बोलेंगे, पेंट, और सब में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए क्या हो जाएगा, पेंटेन। 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन इसका नाम हो जाएगा। नोट डाउन करते जाइए। तो कहीं भी C2H5 लिखा हो तो हड़बड़ाना नहीं है, इसको इथाइल नहीं समझ लेना है। अच्छा, एक गलती और आप लोग क्या करेंगे, C2H5 अगर कहीं लिखा हुआ है तो C2H5 को आप अगर ऐसे खोल देंगे तो आप गधे हैं, मूर्ख हैं, पागल है, आपको समझ में कुछ नहीं आता है। इसको ऐसे नहीं खोलना है, ऐसे खोलेंगे तो यहाँ पे कितना कार्बन है, 2, और हाइड्रोजन कितना हो गया, 6। तो इसको ऐसे नहीं खोलना है। तो कैसे खोलना है सर, हमेशा बीच में CH2 रखना है और लास्ट में CH3 रखना है। इसको हमेशा ऐसे खोलना है, इस C2H5 को ऐसे खोलना है, ऐसे नहीं खोलना है। अगर कोई बच्चा इसको ऐसे भी खोल देगा CH3 और CH2 तो वो भी मूर्ख माना जाएगा, इसको केमिस्ट्री का कुछ भी ज्ञान नहीं है। ये बीच में अगर आ जाएगा तो ये कार्बन कितना बॉन्ड बना लेगा, एक ऊपर एक नीचे और 3 हाइड्रोजन, तो 5 बॉन्ड बना लेगा। इसीलिए हमेशा लास्ट में CH3 होना चाहिए, बीच में कहीं भी आ रहा है तो CH2 आना चाहिए, CH3 नहीं आना चाहिए। तो C2H5 को कभी भी खोलिएगा तो ऐसे खोलिएगा, CH2 पहले और CH3 बाद में, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे बच्चों, चलो अब नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ आते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड क्या है, चलो इसी कंपाउंड को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, जो टेस्ट में क्वेश्चन बेसिकली रहता है। मान लीजिए ये कंपाउंड ऐसा आ गया C2H5 और ये क्या आ गया C2H5, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बनाइएगा, कार्बन को कार्बन से हमेशा कनेक्ट करिएगा। ये एक कंपाउंड आपको दिया गया है, इसका नाम ट्राई करिए, बताइए क्या होगा। वीडियो को पॉज करिए, समय लीजिए, दुर्घटना से देर भली, थोड़ा समय लीजिए पर सही बनाइए। सर ने क्या कहा था, अभी आपको 4 कार्बन का चेन दिखाई दे रहा होगा, लेकिन C2H5 को सर ने खोलने को कहा था। जब आप C2H5 को खोलेंगे तो आपकी विचारधारा बदल जाएगी। अब आपको कितने कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन दिखाई देगा, देखिएगा,
ये CH3 है, CH है, इसको सर ने क्या कहा, ऐसे खोलो पहले, CH2 CH3 में खोलो। इसी प्रकार CH है, इसको भी ऐसे खोलो, CH2 CH3 में खोलिए, और फिर ये क्या हो जाएगा, CH3। अब बताइए आपको कितने कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन दिखाई दे रहा है। पहले 4 का दिख रहा था, अब मुझे लगता है 6 का दिखाई देना चाहिए। ये आपका लॉन्गेस्ट चेन हो गया। चेन लगातार होना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा हो कोई दिक्कत नहीं है, पर लगातार होना चाहिए। अब ऐसे अगर करेंगे तो ये दोनों जो पेरेंट चेन में शामिल नहीं हो पाया, ये दोनों ब्रांच बन जाएगा। इधर से भी तीसरा नंबर पे है, इधर से भी तीसरा पे है, कहीं से भी काउंटिंग कर लीजिए। तो ये कार्बन 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर हो गया, ये 4 नंबर हो गया, ये 5 हो गया, और ये 6 हो गया। देखिए 6 का चेन बन रहा था, अभी 4 का बना देते तो गलत हो जाता। सबसे पहला नियम यही है, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन, और वही बनेगा पेरेंट चेन। और जो उस चेन में शामिल नहीं हो पाएगा वो ब्रांच कहलाएगा, सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा। चलिए तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताइए, 3,4 डाई मिथाइल। सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखेंगे, ब्रांच है मिथाइल, 3 और 4 दोनों पे लगा है, 2 बार मिथाइल है इसलिए 3,4 डाई मिथाइल, 3 पर मिथाइल है और 4 नंबर वाले कार्बन पर मिथाइल लगा है। और 6 कार्बन का चेन है, तो 6 को क्या बोला जाता है, हेक्स, और सब में सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या हो जाएगा, हेक्सेन इसका नाम हो जाएगा। नोट डाउन करिए। एक सवाल आपको देते हैं, बना के दिखाना है। CH3 CH2 CH CH3 CH CH2 CH3 CH2 CH3, ये एक कंपाउंड दिया गया है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है ना, इसको ध्यान दीजिएगा, इसको VBI लिखिएगा। चलिए बताइए इसका नाम क्या होगा। चलिए सबसे पहला काम क्या है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना। तो जब आप लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे तो कितने कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन बन रहा है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कैसे भी आएंगे 6 का ही लॉन्गेस्ट चेन बनेगा। चलो तो 6 का ही जब बनेगा तो सीधा सीधा बना लेते हैं, और जो उस चेन में शामिल नहीं हो पाया उसको क्या कहेंगे, ब्रांच कहेंगे। तो यहाँ पर ये 1 कार्बन का ब्रांच है, इसीलिए इस ब्रांच को क्या कहेंगे, तो मिथाइल ब्रांच कहेंगे। यहाँ 2 कार्बन का ब्रांच है तो उसको क्या कहेंगे, इथाइल ब्रांच कहेंगे। ठीक है, अब सवाल आता है काउंटिंग किधर से करें। तो सर ने कहा